गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये कुछ इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है इसलिए इसे डिस्कनेक्ट हो गया था। हम फिर से आरंभ करेंगे। कल हमने भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को समझा। विविध काव्य के कारण क्या हैं, इस संदर्भ में विविध आचार्यों के मत समझे और प्रतिभा की दार्शनिक विश्लेषण को हमने कल समझा। अब हम प्रतिभा के प्रभेद समझेंगे और व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी समझेंगे। आज अभी तक हम भारतीय मत में ही हैं, काव्यशास्त्र संबंधी भारतीय अवधारणा। ऐसे में हम देखते हैं कि जो राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है, उनके अनुसार चूँकि प्रतिभा जो है सब काव्य सृजन के मूल में है, लेकिन प्रतिभा केवल एक टैलेंट भर नहीं है कि जो कवि लिख दे। प्रतिभा वहाँ भी है जिसे पाठक सहृदय समझ ले। तो केवल काव्य सृजन की ही प्रतिभा नहीं होनी चाहिए, काव्य अवबोधन की भी प्रतिभा होनी चाहिए। तो इस धर्मेंद्र, तुम आ गए, अगर कहीं आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही हो तो मुझे तुरंत सूचित करना, क्योंकि काफ़ी यहाँ एक तो ये समस्या है कि हाथ में ही मोबाइल होल्ड करना पड़ता है। तो इस तरह से हम पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास विषयक भारतीय अवधारणा, कैसे पंडित राज जगन्नाथ हुए आदि कुछ आचार्य प्रतिभा को ही एकमात्र काव्य का कारण मानते हैं, सृजन का। तो ऐसे में हम देखते हैं कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काफ़ी बारीक चित्रण किया है और उन्होंने सहृदय का भी, कवि के बारे में भी, कवि को बहुत विश्लेषणात्मक स्वरूप दिया है। और मुझे लगता है हर कवि लेखक को काव्य मीमांसा राजशेखर की अवश्य पढ़नी चाहिए। तो राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए। पिछले क्लास का कुछ रिकॉल कर दें। पिछले जो है क्लास में हमने प्रतिभा का दार्शनिक विवेचन किया था, जिसमें काव्य सर्जना की आदि शक्ति वाक तत्व की अधिष्ठात्री देवी है। वह नैसर्गिक शक्ति और प्राक्तन संस्कार है। हर कोई कविता नहीं लिख सकता या साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन लिख सकें यह सामर्थ्य सब में नहीं होता है। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि टैलेंट जो है और प्रतिभा कैसे लोकोत्तर होती है, लोक से ऊपर उठी हुई होती है, कॉमन फैक्टर नहीं है टैलेंट। तो यह जो है आचार्य महिम भट्ट हैं। आचार्य महिम भट्ट का ग्रंथ का नाम है व्यक्ति विवेक। आचार्य महिम भट्ट ने लिखा, प्रतिभा शंकर जी का तृतीय नेत्र है। दो नेत्र हैं शंकर जी के, चंद्र और सूर्य। तीसरा नेत्र अग्नि है। तो प्रतिभा तीसरा नेत्र कैसे है? क्योंकि कवि अग्निधर्मा होता है और वह इस रूप में, चूँकि अग्नि शंकर जी का तीसरा नेत्र है और कवि अग्निधर्मा होता है, कवि अंधकार को चीरता है, अकथनीय को कह जाता है। तो इस तरह से त्रिकालदर्शी होता है कवि। कभी कोई अतीत का प्रसंग लेकर बहुत रोचक प्रस्तुत कर देता है, कभी कोई सुंदर भविष्य गढ़ देता है। तो इस तरह से कवि अग्निधर्मा होता है। प्रतिभा शंकर जी का तीसरा नेत्र है, क्योंकि वह अग्नि के समान है, वह प्रज्वलित होती है, चमक उठती है। इस तरह से अब हम देखेंगे राजशेखर ने, जहाँ से आज हमें शुरू करना था, ये आज शुरू हो रहा है नया। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, एक कार्यित्री प्रतिभा, एक भावयित्री प्रतिभा। तो जो प्रथम होती है कार्यित्री प्रतिभा, वह सृजन, सर्जक से, राइटर से, लेखक कवि से संबंधित है। और जो भावयित्री प्रतिभा है वह सहृदय से संबंधित है। कभी कभी कुछ लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है या सृजन के तह तक नहीं पहुंच पाते हैं, मूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में उन्हें तत्व अधिगम करने की क्षमता नहीं होती। या कभी कभी लोग पिक्चर देख रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं,
तो उन्हें सलीका नहीं होता, सहूर नहीं होता है कि कैसे हमें रसानुभूति करनी है, एकाग्रता कैसे लानी है। तो राजशेखर ने केवल लेखक के लिए ही नहीं हिसाब बनाया है, भावक सहृदय। आप देखिए कवि सम्मेलनों में कोई जो है गंभीरता से नहीं बैठता, वाह वाह कहता रहता है, अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कार्यत्री प्रतिभा जो कवि को सृजन के लिए प्रेरित करती है, सृजन में सहयोगिनी है। भावित्री प्रतिभा जो सहृदय पाठक दर्शक जो है, रसज्ञ है, रसवेत्ता है, उसकी प्रतिभा होती है, जिससे वो काव्य की साहित्य के मर्म तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए ये भी कहते हैं कि जो कवि है उसे पहले पाठक होना चाहिए, श्रोता होना चाहिए, और उसे लोक से भावों को ग्रहण कर लेना चाहिए, तब वो जाके बेहतर कार्यत्री प्रतिभा उसके अंदर बेहतर हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है भावित्री प्रतिभा के सहारे ही, चाहे वो कवि हो, चाहे सहृदय हो, पाठक हो, श्रोता हो, वह मूल्यांकन कर सकता है। मतलब भावित्री प्रतिभा समीक्षक के लिए भी जरूरी है। तो भावक जो है, भावित्री प्रतिभा के माध्यम से, भावक मतलब श्रोता, सहृदय, दर्शक, पाठक, भावित्री प्रतिभा के माध्यम से कवि व्यापार तरु कितना सफल हुआ। कवि का व्यापार, यहाँ वो बिजनेस वाला व्यापार नहीं है, कवि की ये पूरा प्रोसेस है। व्यापार मतलब यहाँ प्रोसेस है। कवि ने कहीं कुछ देखा, चिंतन मनन किया, उसे शब्द दिया, अभिव्यक्त किया, लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। ये जो प्रोसीजर है ये व्यापार है। ये नहीं है कि पैसा दे के कविता छपवा लिए, मोबाइल स्मार्टफोन खरीद के कविता लिख डाले, ये व्यापार नहीं होता है। और 100 लाइक मिल गया तो सक्सेस हो गए। तो यहाँ व्यापार का मतलब प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर जो है कैसे समझ में आता है पूरा, भावक को, समीक्षक को भावित्री प्रतिभा के माध्यम से। अब इसमें एक आध उदाहरण हम और देंगे। जैसे हम लोग रघुवंशम पढ़ते हैं या भारत भारती पढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त का, या दिनकर का कुछ पढ़ते हैं, और दिनकर का कौन सा है, एक रश्मि रथी पढ़ते हैं। तो जब हम ये काव्य नए पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसके कुछ आचार्य, इसके आचार्य ने यह सारे विषय रामायण या महाभारत से उठाए हैं। और ये जब रामायण या महाभारत से उठाए हैं तो वहाँ से एक प्रसंग को कवि ने अपनी दृष्टि दी है, समय से जोड़ा है, अपने समय से जोड़ा है, अपनी दृष्टि दी है। तो यह सब हमें कैसे पता चलता है? भावित्री प्रतिभा के माध्यम से। जब परीक्षा में बच्चा प्रश्न लिखता है, कालिदास में प्रकृति चित्रण लिखिए, भारतेंदु की कविता में राजसत्ता और स्वतंत्रता का जो द्वंद्व है, तो वो सब कैसे लिखता है? भारतेंदु की कविताओं को पढ़कर लिखता है। तो कैसे समझता है? भावित्री प्रतिभा के माध्यम से। टीचर जो लिख देते हैं या गाइड से रट के नहीं समझता है, उसके अंदर अगर भावित्री प्रतिभा है तब वो समझ के जो लिखेगा तो उसका ज्ञान पक्का वाला हो जाता है। इस तरह से दो हो गई, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। अब प्रतिभा का एक अर्थ प्रज्ञा है। अब देखिए, जो हमारी आपकी बुद्धि है उसका विश्लेषण है। 3 भेद कहे हैं, 3 तरह की प्रतिभा होती है, मति, स्मृति और प्रज्ञा। स्मृति क्या होती है? अतीत विषय की, पास्ट की, भूतकालिक जो यादें हैं वो आपकी कौन सी बुद्धि है? स्मृति विषयक बुद्धि है। मति क्या है? मति वर्तमान कालिक है, अपनी मति से काम करो। और जो प्रज्ञा होती है वह प्रज्ञा त्रैकालिक की मत, वह तीनों कालों का बोध कराती है। जैसे मेरे बेटे का नाम प्रज्ञान है, तो वह तीनों कालों को जानने वाला, तीनों कालों का अधिष्ठाता हो सकता है। इसी संदर्भ में उपनिषद में कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म। अगर आप तीनों कालों को देख सकते हैं, महाकाल का दिग्दर्शन कर सकते हैं, तब आप ब्रह्म ज्ञान की यात्रा में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी बुद्धि है उसके ये 3 भेद,
स्मृति, मति और प्रज्ञा। प्रज्ञा त्रैकालिकी होती है, ठीक है, प्रज्ञावान इसीलिए बनना अभीष्ट होता है। उसके बाद हम कहते हैं, मतलब उसे बुद्धि को भी प्रज्ञा कह दिया जाता है कहीं कहीं। बुद्धि से हम भविष्य निर्धारण करते हैं तो बुद्धि को भी प्रज्ञा कह दिया जाता है। इस तरह से राजशेखर ने काव्य मीमांसा में प्रज्ञा को भविष्य वाली बुद्धि से संबद्ध किया, जोड़ दिया है। उसके बाद जब हम काव्य प्रकाश देखेंगे, काव्य प्रकाश 11वीं सदी का टेक्स्ट है और काव्य प्रकाश में एक टीकाकार हैं विद्याधर चक्रवर्ती। तो काव्य प्रकाश के टीकाकार विद्याधर चक्रवर्ती ने प्रज्ञा को त्रैकालिकी लिख दिया है। प्रज्ञा त्रैकालिकी मता, तो तीनों कालों में नूतनता को उन्मेष करने वाली। ऐसा नहीं है कि इतिहास लिख दिया, इतने में ये हुआ, इतने में ये हुआ तो वो प्रज्ञा होगी। प्रज्ञा जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को समय सापेक्ष प्रस्तुत कर दे, ठीक है, वह प्रज्ञा होती है। और उसमें नवीनता हो। अगर कोई महाभारत का कोई प्रसंग ऐसा उठाकर और कहानी, कविता लिखता है तो वो वहाँ की घटना नहीं बल्कि वो आज की घटना जब बन जाए। कोई ऐसा भविष्य कोई लिखता है कि सारे इंसान मोबाइल लिए मोबाइल में मुँह छिपाए ही रह गए, कुछ ऐसा, तो वो ऐसा नहीं कि वो भविष्य का दिग्दर्शन करा रहा है, वह उस भविष्य को ऐसे प्रस्तुत करे कि जैसे वो आजकल की घटना कहीं कहीं की हो। तो इस तरह से तीनों कालों का बोध कराने वाली प्रज्ञा केवल बोध नहीं कराती बल्कि उसमें नवीन उन्मेष, उसको नए रूप में प्रस्तुत करके समय सापेक्ष दिखा देती है, तब होती है प्रज्ञा। उसी को गेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता कहते हैं। उसके बाद हम आएंगे नए टॉपिक पर, उसमें है प्रतिभा के कार्य। प्रतिभा का काम क्या होता है, क्या करती है प्रतिभा, कैसे करती है। तो आचार्यों ने प्रतिभा के कार्य के संदर्भ में अपने अपने विश्लेषण दिए हैं, जिसकी सूची हमने नोट की है। ये कोई विश्लेषण नहीं, जस्ट हम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। एक आचार्य भट्टतौत हैं। आचार्य भट्टतौत का यह लक्षण काव्य कौतुक में मिलता है और उसमें उन्होंने लिखा है प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी मतः। प्रज्ञा वो है, पहले तो ये हो गया कि त्रैकालिकी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का बोध कराने वाली। अब ये आचार्य भट्टतौत कह रहे हैं प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः। प्रज्ञा वह प्रतिभा है जो नवोन्मेष, नित नवीन उन्मेष कराने वाली है। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। कहाँ कहते हैं? लोचन टीका में। लोचन किसकी टीका है? आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की। कौन कहता है? अभिनव गुप्त। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रतिभा वह है जो अपूर्व वस्तु का निर्माण करने वाली प्रज्ञा का पर्याय है। इस तरह से ये प्रतिभा को स्वीकारते हैं। अपूर्व वस्तु, अपूर्व मतलब जैसा अब तक हुआ ना हो वैसा, इसी लोक से व्युत्पत्ति लो, इसी लोक से विषयों को लो, लेकिन ऐसा प्रस्तुत कर दो कि आपकी प्रस्तुति अद्वितीय हो जाए, अपूर्व हो जाए। अगली परिभाषा में कहते हैं, आचार्य अभिनव गुप्त ही कहते हैं, प्रतिभानम वर्णनीय वस्तु विषय नूतनोल्लेखम शालित्वम। यहाँ कवि हमेशा नवीनता की बात करता है। काव्य में बासीपन नहीं होना चाहिए। काव्य में बासीपन नहीं होना चाहिए, तो कवि नवीनता की बात करता है। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। तो जब कवि जो है बासीपन की बात करता है, बासीपन की बात नहीं करता है, नवोन्मेष की बात करता है। तो नवोन्मेष में यह है कि आप इतिहास का विषय उठाएं,
वर्तमान का उठाएं, लेकिन उसमें नवीन उन्मेष होना चाहिए। एज इट इज घटनाक्रम को प्रस्तुत करना प्रतिभा नहीं है, केवल शब्दों का हेर फेर प्रतिभा नहीं है। खैर, अभी आगे हम इस पर विचार करते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं काव्य प्रकाश में, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। शक्ति से प्रतिभा को शक्ति कहते हैं, कवित्व बीज रूपः, कवित्व को, कवि का जो तत्व है, कवित्व का बीज होती है, ऐसे संस्कार होती है। इसी को नैसर्गिक कहा गया है कि प्राकृतिक है, वो नेचुरल है, हर कोई कवि नहीं बन सकता। वाग्भट कहते हैं, आचार्य वाग्भट अपने ग्रंथ में कहते हैं, प्रसन्न यदनव्य अर्थ क्या है, युवत्योबोध विधायिनी स्फुरंति सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। आप इसमें ये समझे कि वाग्भट कहते हैं प्रतिभा सर्वतोमुखी। और राजशेखर कहते हैं, या शब्द ग्रामम अर्थ सार्थम अलंकार तंत्र मुक्ति मार्गम अत्यदपि तथा विधम अधिहृदयम सपतिम साम प्रतिभा। तो ये प्रतिभा की इनकी परिभाषाएं हैं। अब जो है प्रतिभा के संदर्भ में हम हिंदी में कुछ पंक्तियां समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो आचार्यों की किताबों से ली गई बातें हैं। प्रतिभा कवि में नूतन नित नवीन कल्पनाशीलता को जागृत करती है। प्रतिभा भावलीन होने, भावों में तन्मय हो जाने, डूब जाने और सौंदर्य की अनुभूति करने की क्षमता प्रदान करती है। सौंदर्य मेकअप वाला, टीवी वाला, विज्ञापन वाला सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य वह है जब आपको कण कण में स्पंदन दिखाई दे और आप स्वयं जिससे स्पंदित हो जाएं, वह सौंदर्य है। ये मेरी मौलिक परिभाषा है। जो आपको स्पंदित कर दे, चेतना से साक्षात्कार करा दे, या जिसे जो स्पंदित हो रही हो, वही सौंदर्य है। मेकअप आदि या कोई जैसे समाज ने मानदंड बना दिया कि ऐसा लड़का ऐसी लड़की सुंदर होते हैं, ऐसा एकदम नहीं है। बहुत बाद की मानित रूढ़ परिभाषाएं ये हो गई हैं। मूल रूप में प्रतिभा क्या करती है, आपको भावलीन होना सिखाती है, सौंदर्य के अनुभूति करने की क्षमता देती है। प्रतिभा से ही आप सौंदर्य देख सकते हैं, नहीं तो फिर चाहे जो हो आपको सब ऐसे ही दिखेगा, कहीं सौंदर्य ही नहीं दिखेगा। तो कवि की कल्पनाओं को, अमूर्त को, भावों को शब्द देने की, मूर्त रूप देने की, गोचर देने की, सामने वाला उसके मन में, अंतर्मन में, आत्मा में जो कवि के चल रहा है उसको समझ सके शब्दों के माध्यम से, ऐसा काम प्रतिभा ही करती है। चित्र बना देती है प्रतिभा से ही। इंसान जो मस्तिष्क में भाव होते हैं उसको कलम, ब्रश और कलर से कागज़ पर, कैनवास पर उतार देता है, वो प्रतिभा होती है। एक पेंसिल से जो स्केच बना दिया जाता है ब्लैंक पेपर पर, वो प्रतिभा होती है, क्योंकि वहाँ मन, अंतर्मन के भाव आविर्भूत हो उठते हैं। तो वो प्रतिभा है, प्रतिभा के कार्य ये हम समझ रहे हैं। प्रतिभा का उल्लेखन अथवा चित्रण। प्रतिभा उल्लेखन मतलब जो शब्द से हम कहते हैं, जो हम शब्दों का चित्र बना देते हैं, जो हम इस पर जो है पत्थरों को तराश कर मूर्ति बना देते हैं, कागज़ पर जो है रंगों को बिखेर के जो चित्र उभार देते हैं, वह सारे को संवेद्य बनाने का उपकरण, वह सब कोई समझ सके उसके भावों को, यह इसके लिए सारे टूल्स प्रतिभा ही जुटाती है। मटेरियल कलेक्ट करने का काम प्रतिभा ही करती है। टूल्स कौन कौन से हैं? शब्द चयन, अर्थ योजना, अलंकार आदि आदि आदि, या फिर कलर कॉपी और उसको कैसे हमें देना है, या हम जब कोई अनगढ़ पत्थर का टुकड़ा एक लेते हैं और उसमें कैसे, उसमें कहाँ क्या करके एक मूर्ति आविर्भूत हो जाए, उसमें क्या क्या हटाना है, कहाँ कहाँ से अतिरिक्त पत्थर ऐसे हटाने हैं काट छाँट के कि एक मूर्ति उसमें से आविर्भूत हो जाए बाहर। उसमें कुछ नया जोड़ना नहीं होता है, सब अनावश्यक हटाकर मूर्ति को उभारना होता है। तो वह भी जो है प्रतिभा से ही संभव है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिभा के कार्य अनंत हैं, यह तो बस इंट्रोडक्शन है। इसीलिए प्रतिभा को अनंता शक्ति भी कहते हैं। अब देखते हैं कि यह अनंता शक्ति और क्या है, पार्वती शक्ति है। क्यों? क्योंकि आदि शक्ति पार्वती को कहा गया है, पराम्बा शक्ति, क्योंकि शिव पार्वती शक्ति से ही संचालित है, नहीं तो शिव तो शव हो जाएंगे। तो कवि और सहृदय प्रतिभा से ही संचालित है, अन्यथा वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से पार्वती शक्ति कही गई है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि प्रतिभा क्या है, सा काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थोपास्थिति ही, पता नहीं गलत लिखे हैं कि सही, फिलहाल वह जो है पंडित राज का मत है कि प्रतिभा काव्य की घटना के अनुकूल शब्दार्थ को उपस्थित करती है, शब्दार्थ को उपस्थित करने का, प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखती है। तभी देखिए करुण रस का, आप करुण रस में देखेंगे तो अपने आप ऐसी शब्दों का चयन ऐसा होगा कि आंसू झरने लगे। आप वीर रस की कविताएं देखिए, उसमें मूर्धन्य वर्णों का ऐसा प्रयोग होता है कि जैसे लगता है भुजाएं फड़कने लगी, रोए खड़े हो गए। तो ये सब कौन करता है? प्रतिभा। ये किसके सामर्थ्य से है? कवि के नहीं, कवि की प्रतिभा के, और प्रशंसा कवि की होती है। तो ये जो है, जब पंडित राज ने कहा रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य है, तो रमणीयार्थ भावबोधक, रमणीयार्थ कल्पना बोधक और बौद्धिक चेतना का उद्बोधक, यह सब काम कौन करेगी? प्रतिभा करेगी। अब हम ये देखते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे प्रतिभा का। इसमें हमने आचार्य वामन और आचार्य रुद्रट का मत लिया है कि क्या प्रतिभा ही काव्य सर्जना के मूल में है या कुछ और है। कभी कभी है ना, किसी आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन अभी एक कहीं जो है घटना घट गई, दुर्घटना हो गई, तो तुरंत कवि बन जाते हैं सारे। बॉर्डर पर अभी कुछ हो जाए तो देखिए सब एकदम आर्मी वाले बन के कविताएं लिखने लगते हैं। तो क्या वह अगर ना हो तो नहीं लिख रहा है कोई, या दूसरे विषय हैं। तो प्रतिभा क्या मूल में है अथवा नहीं, इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। आज बहुत छोटी सी क्लास होगी। तो हम ये देखते हैं कि प्रतिभा को प्रधान रूप में स्वीकार किया जाए, अथवा प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों के समन्वित रूप को, या फिर प्रतिभा और मूल में है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा को ही तराशने का काम करते हैं। तो कैसा हम स्वीकार करें, थोड़ा सा प्रतिभा विषयक और हम देख लेते हैं। प्रतिभा जो है अंगी रूप में मान्यता देकर अन्य उपकरण अंग रूप में है। मतलब काव्य के मूल में प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के उपकारक हैं, प्रतिभा के सहायक हेतु हैं, पोषक हेतु हैं, ये हैं। प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास का पोष्य पोषक संबंध है। व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा को पोषित करते हैं, परिपुष्ट करते हैं, बढ़ाते हैं और सामने लाते हैं। व्युत्पत्ति और अभ्यास के माध्यम से प्रतिभा निखर उठती है। काव्य हेतु विवेचन में अगर भामह का मत देखें तो आचार्य भामह कहते हैं कि गुरु के उपदेश से शास्त्र का अध्ययन तो हो जाता है। जड़ बुद्धि बेवकूफ़ भी जो है शास्त्र पढ़ लेता है, एमए डिग्री ले लेता है, पास कर लेता है, लेकिन काव्य सृजन वही करेगा जिसके पास प्रतिभा होगी। गुरु अगर कह दिए कविता लिख के ले आओ तो नहीं कर सकता है, लेकिन आजकल कंपटीशन में जो है लोग लिख भी डालते हैं, क्या कहा जाए। इसी तरह व्युत्पत्ति में शास्त्र ज्ञान काव्य विदुपासन रहते हैं। व्युत्पत्ति मतलब जितना ज़्यादा आप लोक को समझो, शास्त्र को पढ़ो, लोक को समझो, घूमो टहलो, सूक्ष्म अवलोकन करो। और अभ्यास जो है, अभ्यास तो इसको व्युत्पत्ति को कहते हैं काव्य विदुपासन, और अभ्यास है काव्य क्रियाधर। मतलब अभ्यास की निरंतरता, काव्य क्रियाधर, क्रिया को अनवरत करते रहने से।
जैसे कितने भी बड़े कवि हैं, अगर वो लिखते ही नहीं हैं तो उन्हें मौके पे शब्द ही नहीं याद आएगा, प्रतिभा कितनी भी हो। बहुत अच्छा कोई खाना बना लेता हो, कुकिंग में उसने बहुत डिग्रियां ली हों, लेकिन अगर वो किचन में कभी गया ही नहीं है तो उसे कैसे आएगा। तो अभ्यास से ज़्यादा क्वालिटी आती है, निखरती है और प्रैक्टिस बनती है। तो इसमें लेकिन प्रतिभा ही सर्वोपरि है। अभ्यास और निपुणता प्रतिभा को तराशने, मांझने और चमकाने का काम करते हैं और कई आयाम देते हैं। आचार्य वामन की बात करते हैं हम। वामन और रुद्रट का हमने नोट किया है 2 प्रसंग। आचार्य वामन प्रतिभा के 3 रूप मानते हैं। ये 3 रूप में पहला है लोक, लोक से प्रतिभा। दूसरा है विद्या, विद्या से प्रतिभा और बढ़ती है, डेवलप होती है, विकसित होती है, प्रस्फुटित होती है। लोक से प्रतिभा प्रस्फुटित होती है, विकसित होती है विद्या से। और प्रकीर्ण, तीसरा है प्रकीर्ण। ये प्रतिभा के रूप हैं। प्रकीर्ण में आचार्य ने 6 बातें बताई हैं। ठंडी हो गई चाय। प्रकीर्ण में जो 6 बातें कही हैं प्रतिभा के, अब देखिए प्रकीर्ण में प्रतिभा कैसी होती है। एक है लक्ष्य तत्व। लक्ष्य तत्व मतलब अन्य कवियों की कृतियों से आपका परिचय होना चाहिए, तब आप सबसे भिन्न लिख सकेंगे। नहीं पता चला जैसा उन्होंने लिखा वैसा आपने भी लिख दिया। दूसरा है अभियोग। अभियोग मतलब काव्य की रचना के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, इसीलिए छंदों की प्रैक्टिस लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तीसरा है वृद्ध सेवा। वृद्ध सेवा मतलब बूढ़े आदमी की, किसी की भी नहीं। जो प्रतिष्ठित कवि हैं, काव्य कला के मर्मज्ञ हैं, काव्य शास्त्र को जानने वाले हैं, उनकी उपासना, उनकी संगति करनी चाहिए। उनके साथ उठना बैठना, शास्त्र परिचर्चा, प्रशंसा करते हुए उनसे सीखना चाहिए। वृद्ध खाली उम्र से वृद्ध नहीं होता है, ज्ञान से, अनुभव से, अपने काम से भी वृद्ध होता है। उसके बाद है चौथा अवक्षेप। अवक्षेप मतलब होता है जब आप कोई रचना कर रहे हों तो अधिकतम सही शब्दों का चयन करें और निरंतर अभ्यास करें। सही शब्दों के चयन का निरंतर अभ्यास करते रहें रचना में। उसके बाद है प्रतिभान। प्रतिभान मतलब कवित्व का बीज प्रतिभा। अपने आंतरिक तत्व जो क्वालिटी है उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती कुछ मत लिखें, जो पसंद हो, जिसके लिए अंतस गवाही दे, उसी विषय पर लिखें। छठा है अवधान। अवधान ये होता है चित्त की एकाग्रता, चित्त समाधि। चित्त समाधि में आप लोग अष्टावधानी शतावधानी को देख सकते हैं। शतावधानी शतावधानी जो होते हैं वह जब कविताएं लिखते हैं तो एक पहला दूसरा शब्द बोलते हैं सबके सामने, और जैसे वो बोलने चलते हैं, कविता शुरू करते हैं, उनको बीच बीच में 100 लोग डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन वो अपने चित्त को इतना एकाग्र रखते हैं कि 100 डिस्टर्ब से सबके प्रश्न का उत्तर देते हुए और सबके उत्तर को अपनी कविता में समाहित करते हुए जो कविता आरंभ किए हैं वहाँ से जोड़कर अंत तक वो कविता को सही पूरा करते हैं। वो बाहर के व्यवधान में रहकर भी अंदर के चित्त की समाधि और एकाग्रता को मेंटेन कर लेते हैं। वो होते हैं अवधानी। अवधानी काव्य परंपरा पर मैंने कई बार लिखा है। अष्टावधानी होते हैं, जैसे 8 व्यवधान उनका उत्पन्न होगा, 100 व्यवधान उत्पन्न होगा। तो इस तरह से अवधानी का ये होता है कि लोक व्यवहार के सामने वह प्रदर्शित कर देते हैं कि मेरा चित्त कितना एकाग्र है, चित्त की समाधि में मैं रहता हूँ। तो इस तरह से हम ये देख लिए कि प्रतिभा के किस तरह से 3 भेद किए गए और तीसरे प्रकीर्ण के 6 भेद किए गए। इसमें विद्या का अर्थ जो है, एक प्रतिभा के 3 रूपों में सेकंड विद्या कहा है आचार्य वामन ने, और विद्या के का जो अर्थ है वह है शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास, तथा लोक का अर्थ है लोकवृत्त, लोक का ज्ञान।
तो आपको लोक का भी व्यापक ज्ञान होना चाहिए और शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब शास्त्र गढ़ा गया है तो लोक का श्रेयस लेकर गढ़ा गया है, और जब आप लोक का करेंगे तब विस्तार मिलेगा आपके ज्ञान को। तो ये हो गया आपका लोक और शास्त्र विषयक ज्ञान। और यहाँ प्रधानता जो है प्रतिभा को ही मिलती है, अन्य कारण उसके उपकारक कारण हैं। प्रतिभा के सारे कारण उसके उपकारक कारण हैं। भामह के बाद आचार्य दंडी आते हैं और वो काव्यादर्श में लिखते हैं, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम निर्मलम आमंदाश्च अभियोगो अस्याह कारणम काव्य संपदा। यहाँ वो नैसर्गिक मानते हैं, प्राकृतिक शक्ति मानते हैं कविता को। तो इस तरह से वह जो है केवल प्राकृतिक शक्ति मानते हुए भी तीनों को स्वीकार करते हैं। प्रतिभा को प्राकृतिक शक्ति मानते हुए भी व्युत्पत्ति और अभ्यास को समन्वित समुदित रूप से काव्य का कारण कहते हैं। तो ये है कि अगर आपको प्रतिभा से पूर्व वासना से प्राकृतिक रूप से जो है मान लो प्रतिभा अगर नहीं है तो व्युत्पत्ति और अभ्यास के माध्यम से कवि कर्म चल सकता है। आजकल ऐसे ही चलता है, प्रतिभा हो ना हो व्युत्पत्ति, कहीं एक घटना घट गई और उसी पर प्रैक्टिस कर लिए। तो कुछ लोग कविताओं घटनाओं की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो इस तरह से आचार्य दंडी ये मानते हैं कि प्रतिभा अगर किसी कारणवश नहीं भी है तो फिर संस्कार रूप में तो व्युत्पत्ति और अभ्यास से आप काम चलाऊं कवि बन सकते हैं। वामन ने दंडी के इस विचार का विरोध किया है। अभी जो वामन का हमने 6 तत्व देखा, 3 भेद देखा, वही दंडी का विरोध कर रहे हैं। और वामन के इस विचार की ओर रुद्रट का मत है, वो लोग प्रतिभा को स्वीकारते हैं। तो रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए, सहजा और उत्पाद्या। सहजा और उत्पाद्या, तो इनमें कवि के लिए जन्म सिद्ध प्रतिभा ही काम्य है, जो उसे नेचुरल मिली हुई है वही काम्य है, वही काव्य का मूल हेतु है, जो उसके अंदर नेचुरल स्टिमुलेट करती है संवेदनाओं को। उत्पाद्या प्रतिभा आपको लोक व्यवहार और घटनाओं से आपकी संवेदनाएं जब जगती हैं तो वह प्रतिभा उत्पाद्या है। और उत्पाद्या प्रतिभा आपकी जो सहजा प्रतिभा है, नेचुरल वाली है, उसका संस्कार करती है। मतलब कि जब आप लोक की घटनाओं को देखते हैं तो जो आपकी संवेदनाएं जगती हैं तो भीतर नेचुरल जो एक संवेदनाएं आपकी हैं वह और स्टिमुलेट होती हैं। तो किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ी हैं। उत्पाद्या प्रतिभा सहजा का संस्कार करती है। जैसे स्वर्ण को भी परिष्कृत करना पड़ता है, सोने को आकार देना पड़ता है गलाकर, तो नेचुरल प्रतिभा आपके अंदर है। लोक व्यवहार से जब स्टिमुलेट होती हैं संवेदनाएं तो वो संवेदनाएं आपके नेचुरल प्राकृतिक टैलेंट को सामने लाती हैं। ये होता है। आचार्य आनंदवर्धन पर अब हम देखते हैं। ये रुद्रट ने भेद किया है सहजा और उत्पाद्या का। आचार्य आनंदवर्धन शक्ति एवं व्युत्पत्ति, शक्ति मतलब प्रतिभा, व्युत्पत्ति मतलब निपुणता की तुलना में शक्ति या प्रतिभा की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। व्युत्पत्ति से ज़्यादा काम प्रतिभा करती है। व्युत्पत्ति पोषक है, ये हम मान सकते हैं। यदि कवि में प्रतिभा है तो वर्ण विषयों की कमी नहीं है, वो कुछ ना कुछ सोचकर कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ये आनंदवर्धन कहते हैं। वह पुरातन वर्णित विषय को भी उठाकर नया रामायण लिख देगा अगर कवि में प्रतिभा है तो। और अगर प्रतिभाहीन है तो उसके लिए कवि कर्म में कुछ है ही नहीं, वो चाहे जितना लिखता रहे, बोलता रहे और कहता रहे, उसमें कोई नवीनता नहीं मिलेगी। मंच वाले कवि ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो अब राजशेखर का मत हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में आचार्य श्यामदेव और आचार्य मंगल के मत का उल्लेख किया, जिनके कोई ग्रंथ नहीं मिलते हैं। तो आचार्य श्यामदेव और आचार्य मंगल के जो है मतों को लेकर राजशेखर ने अपना सिद्धांत बना लिया है। तो राजशेखर ने काव्य हेतुओं पर जो विचार किया है उसमें प्रतिभा
और व्युत्पत्ति का संबंध सर्वोपरि माना, सबसे ऊंचा स्थान दिया। प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति के आधार पर दो तरह के कवि होते हैं। तो कवियों के इन्होंने दो कवि भेद किए, जैसे काव्य कवि और शास्त्र कवि। शास्त्र कवि में हमको श्रीहर्ष लगते हैं, नैषधीय चरित्र लिखने वाले, वो समझ में ही नहीं आती बात। तो एक काव्य कवि होते हैं, एक शास्त्र कवि होते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों का अपना पांडित्य है। काव्य कारण को लेकर कहते हैं ये राजशेखर, सा शक्ति केवलम काव्ये हेतु इति यायावरीया। समाधि चित्त की एकाग्रता भीतरी प्रयत्न है और अभ्यास बाह्य प्रयत्न है। तो दोनों ही काव्य शक्ति को उद्भासित करते हैं। काव्य शक्ति जो कि नेचुरल है, संवेदनाओं का जो है आरंभिक सूत्र है, उसे चित्त की एकाग्रता आंतरिक प्रयत्न है और अभ्यास बाह्य प्रयत्न है। तो ये दोनों कैसे काव्य की शक्ति को उद्भासित करती हैं। यहाँ अब राजशेखर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर कवि के लिए। शक्तिवान ही प्रतिभा को धारण करता है। यहाँ शक्ति जो हमने पहले बताई कल की क्लास में, शक्ति का फिलॉसफिकल वो जिसे पार्वती कहा गया है, मूल कहा गया है, वह शक्ति जिसके अंदर है, भीतर है कवि के, वही प्रतिभा को धारण करता है। यहाँ शक्ति और प्रतिभा में पार्थक्य है। कल हमने कौलिकी संप्रदाय में शक्ति का व्यापक विवेचन किया है। इस प्रकार राजशेखर शक्ति के कारण का प्रयोग प्रतिभा से ज़्यादा मानते हैं। यहाँ राजशेखर शक्ति और प्रतिभा में डिफरेंस करते हुए शक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं। उसके बाद प्रतिभा तो शब्द अर्थ अलंकार उक्ति पथों तक अपने को सीमित रखती है, लेकिन शक्ति अदृश्य पदार्थों को प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य रखती है, वह शक्ति है। उसके अलावा प्रतिभा के राजशेखर दो भेद करते हैं, लंबा है। प्रतिभा के दो भेद राजशेखर ने कौन कौन से किए? उधर रुद्रट का हमने किसका रुद्रट का पढ़ा था ना, सहजा और उत्पाद्या। उससे पहले हमने वामन का देखा था, लोक विद्या और प्रकीर्ण, तीन तरह की प्रतिभा। प्रकीर्ण के 6 भेद हमने देखे थे। रुद्रट के प्रतिभा के सहजा और उत्पाद्या देखे। अब राजशेखर के प्रतिभा के 3 भेद हम देखते हैं। ये कहते हैं पहले 2 भेद करते हैं, उसके बाद 3 भेद करते हैं। 2 भेद हैं कार्य इत्री प्रतिभा, भाव इत्री प्रतिभा। अब कार्य इत्री प्रतिभा के 3 भेद करते हैं, सहजा, आहार्या, औपदेशिकी। कार्य इत्री प्रतिभा के 3 भेद हुए। सहजा, पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त प्रतिभा जो आपको जन्म के साथ मिली हो, आप बाई बर्थ जो टैलेंट लेकर जन्मे हैं। उसके बाद आहार्या, इस जन्म के संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा, आपको माता पिता या समाज से जो टैलेंट हासिल हुआ है वो आहार्या है। औपदेशिकी, आपने विशिष्ट प्रयत्न करके तंत्र मंत्र देवता गुरु के उपदेश से जो प्रतिभा अर्जित की है वो औपदेशिकी है। सहजा, जो नेचुरल जन्म के साथ मिला। आहार्या, जो परिवार और समाज के माध्यम से हमें मिला। औपदेशिकी, जो हमने प्रयत्न करके अर्जित किया है। ये 3 हैं। आचार्य मम्मट जो है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को मिलाकर काव्य का हेतु मानते हैं। पहले भी ये बातें कई बार हो चुकी हैं। वो कहते हैं शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। काव्यत्व शिक्षा, पता नहीं क्या लिखते हैं हम भी। इसलिए ये सब हम 2003-4 के दौरान लिखे हैं ना, तो उस वक्त खूब गलतियाँ होती थी। बस लिख डालो, क्या लिख रहे हैं नहीं पता। तो उस वक्त की कॉपीज़ ऐसी ही हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है। देखिए, आचार्य वाग्भट हुए, पंडित राज जगन्नाथ हुए, ये सब केवल और केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं। ये आचार्य वाग्भट वही प्रतिभैव च कवीनाम काव्य कारण कारणम। इसी तरह से व्युत्पत्ति अभ्यासो तस्या एवं संस्कार कारकौ, वो जो है प्रतिभा को मूल कारण, व्युत्पत्ति अभ्यास को संस्कार करने वाला मानते हैं, साफ सुथरा मांझ कर तराश देने वाला।
इसी बात को केशव मिश्र लिखते हैं अलंकार शेखर में, एकदम इसी बात को। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तिस्तु भूषणम भृशोत्यतिकृत अभ्यासः काव्यस्य ऐसा व्यवस्थिति। इस तरह से आचार्य हेमचंद्र जो है इस चिंतन को निर्णय देते हैं। इसमें भी मैंने अधूरा लिखा है आचार्य हेमचंद्र के मत को। वो लिखते हैं प्रतिभा अस्य हेतु, केवल प्रतिभा हेतु है। अस्य काव्यस्य पेदम प्रधानम कारणम, वह काव्य का प्रधान कारण है। व्युत्पत्त्यभ्यासो तु प्रतिभाया एव संस्कार काविति वक्ष्यते। आचार्य हेमचंद काव्यानुशासन में जो है लिखते हैं, अज्ञान के माया आवरणों के हट जाने पर उद्भासित चैतन्य का प्रकाश ही प्रतिभा है। इसी क्रम में जब हम आते हैं तो काव्य हेतु चिंतन परंपरा में देखते हैं कि दो मत आ जाते हैं। वे आचार्य जो के प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास तीनों को मानते हैं काव्य का हेतु, और वे आचार्य जो केवल प्रतिभा को सृजन का मूल मानते हैं। आचार्य मम्मट, दंडी और राजशेखर तीनों को महत्व देते हैं। भामह, वामन, आनंदवर्धन, राजशेखर, केशव मिश्र, वाग्भट, रुद्रट तथा पंडित राज जगन्नाथ प्रतिभा को ही जो है सृजन का मूल मानते हैं, प्राधान्य घोषित करते हैं। बाकी उत्पत्ति और अभ्यास उसके पोषक। इस तरह से पंडित राज जगन्नाथ ने मीमांसा न्याय, इनका बहुत अच्छा ग्रंथ है रस गंगाधर, और उसके चैप्टर का नाम आनन है, प्रथम आनंद द्वितीय आनंद। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कठिन भी है। पंडित राज जगन्नाथ ने मीमांसा, न्याय तथा वेदांत तीनों दर्शन का प्रयोग करके काव्य हेतु पर विचार किया है। अब देखिए ये कैसे शास्त्रकार हैं। और वो कहते हैं, अब मैं इनकी जो है पॉइंट्स बता रही हूँ, कैसे प्रतिभा को जगाने का काम पंडित राज करते हैं इनके, क्योंकि इनके सिद्धांत का मूल मीमांसा, न्याय और वेदांत दर्शन पर आधारित है। प्रतिभा, पंडित राज का मत है, प्रतिभा का मूल रूप प्रतिभात्व है। ये न्याय का टर्म है, प्रतिभात्व है, प्रतिभा तत्व है जो अखंड उपाधि है। रमणीय अर्थों तथा तदनुरूप शब्दों की उद्भावना प्रतिभा का कार्य है। उसके बाद व्युत्पत्ति एवं अभ्यास तथा अदृश्य शक्ति काव्य प्रतिभा के उन्मीलक हेतु हैं। काव्य प्रतिभा को उन्मीलित करके बाहर लाते हैं। व्युत्पत्ति और अभ्यास तथा अदृश्य शक्तियाँ भी, ये हेतु विविध रूप के हो सकते हैं, और काव्य का प्रतिभा का उन्मीलित रूप भी विविध हो सकता है। ये पंडित राज जगन्नाथ का मत है। सभी कवियों में एक सी प्रतिभा नहीं होती। प्रतिभा की अनेक रूपता काव्य की विलक्षणता का संकेत है। प्रतिभा एक जैसी सब में नहीं होती। आप पुरुष बहुत तो समझ सकते हैं। काव्य का कारण केवल प्रतिभा है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों नहीं हैं। ये पंडित राज का पांडित्य है, बहुत टैलेंटेड हैं। काव्य की संघटना, उसकी मतलब संघटना मतलब उसकी जो प्रविधि जो बनाने की, व्यवस्थित करने की, उसको एक रूप देने, मूर्त रूप देने की, रचना के अनुकूल शब्दों और अर्थों का संयोजन ही प्रतिभा का मूल कार्य है। ठीक है, ये पंडित राज जगन्नाथ का मत है। अब हम थोड़ा थोड़ा व्युत्पत्ति और अभ्यास पर बात कर लेते हैं। व्युत्पत्ति के संदर्भ में राजशेखर कहते हैं व्युत्पत्ति मतलब बहुज्ञता, बहुत सारा ज्ञान हो जाना, बटोर लो इधर उधर से, जैसे हम बटोर लिए हैं और कचरा हो गया है, जैसे दिमाग डस्टबिन। संस्कृत काव्य शास्त्र के लगभग सभी आचार्य यही मानते हैं कि व्युत्पत्ति मतलब बहुज्ञता। राजशेखर ने अपने मत में कहा, उचित अनुचित विवेक ही व्युत्पत्ति है। उचित और अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है, ये राजशेखर का मत है। आचार्यों ने व्युत्पत्ति मतलब प्रतिभा का संस्कारक, उपकारक और पोषक कारण माना है। अकेले आचार्य मंगल हैं, जिनका ग्रंथ नहीं मिलता है, काव्य मीमांसा में उनका जिक्र है।
वो कहते हैं कि प्रतिभा से व्युत्पत्ति श्रेष्ठ है। हालांकि ये भी विचार महत्वपूर्ण है किसी किसी प्रसंग में, काव्य के नहीं लेकिन अन्य प्रसंग में यह महत्वपूर्ण है आचार्य मंगल, वो मैं बताऊंगी। लेकिन उनको ना कहीं समर्थन मिला ना कोई चर्चा हुई। कवि कर्म की कसौटी है भाव की संप्रेषणीयता। भावों को कैसे हम संप्रेषित कर सकें लोगों में, यह कवि कर्म की कसौटी है। कितना वह लोग हमारे भावों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कवि अपनी अनुभूति को निर्वैयक्तिक बनाकर ही सफल हो सकता है। हृदय को प्रभावित करने वाली, स्पंदित करने वाली, पकड़ने की ताकत कवि में तभी आती है जब उसमें लोक हृदयता हो। सबका हृदय कवि के हृदय में जब विराजमान हो जाता है तब जाकर वह जो है उस लोक के हृदय को स्पंदित करने वाली कविताएं लिख सकता है। और इसके लिए व्युत्पत्ति ही जरूरी है। तो लोक हृदयता के लिए कवि को व्यापक लोक ज्ञान की अपेक्षा है। कवि प्रतिभा से व्युत्पत्ति का निकट संबंध है। प्रतिभावान कवि व्युत्पत्ति के सहारे ही लोक हृदयता को अर्जित कर सकता है। ठीक है, अब हम अभ्यास को देख लेते हैं। अभ्यास जो है काव्य सृजन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कवि की प्रथम रचना और बाद की रचनाओं में अंतर देखने को मिलता है। वह उनकी प्रतिभा का नहीं बल्कि अभ्यास का परिणाम होता है। तो काव्य जो होता है, सृजन जो होता है, वह केवल आत्मानुभूति नहीं है, अपितु वह साधना है, तपस्या है। केवल ऐसा नहीं है कि हमने अनुभूति किया और प्रेम की कविताएं लिख दी। वह एक साधना है, लेखन, वह तपस्या है। वह तपकर तब आचार्य कुंतक ने कह दिया वैदग्ध्य भंगी भरी थी। विशिष्ट रूप से जब वो पूरा दग्ध हो जाता है, कभी जल उठता है और उससे निखर उठता है, तब वह लिखता है काव्य। तो इस सब की प्रक्रिया के लिए अभ्यास ही जरूरी है। तो काव्य जो है आत्मानुभूति भर नहीं, साधना है, तप है, चित्त का योग है, भाव योग है, समाधि होती है। जब कुछ नहीं, वेद्यांतर स्पर्श शून्य हो जाता है, कवि तब लिखता है। और नहीं ना लिखने से वो छटपटाता है, एक छटपटाहट आती है। उस छटपटाहट में प्रविष्ट करके तब वह अभिव्यक्त करता है शब्दार्थ को, तब वहाँ से वो कवि बनता है। और ये सारी प्रक्रिया अभ्यास में ही संभव है। प्रतिभावान कवि निरंतर साधना से, तपस्या से प्रतिभा को तपाता है। तो ये जो साधना और तपस्या होती हैं, इनसे प्रतिभा को तपाता है। यह सब क्या है? अभ्यास है। प्रतिभा निखरती और दमकती है तो अभ्यास की वजह से। अब आप जयशंकर प्रसाद या कालिदास की आरंभिक, किसी की भी आरंभिक पंक्तियां देखें 4 लाइन की कैसी हैं, और जब बाद का लेखन देखें तो कितना सुगठित, सुव्यवस्थित हो जाता है। तो ये अभ्यास का परिणाम है, अभ्यास का सबूत है। इस तरह से राजशेखर काव्य मीमांसा में कहते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक माना। अगर अभ्यास आप नहीं करेंगे, प्रतिभा विनष्ट हो जाएगी। और इसी संदर्भ में कहा है अनभ्यासे विषम विद्या। अगर हमने अभ्यास नहीं किया, हमने पता नहीं कितना पढ़ा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जो आपके अंदर है उसे मेंटेन रखने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। दंडी ने अभ्यास को पोषक माना। दंडी ने प्रतिभा को सर्वोपरि मानने पर कहा कि पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा के ना रहने पर शास्त्र के निरंतर अध्ययन और अभ्यास से वाग्देवी सरस्वती प्रसन्न होती हैं। मैं बहुत सारी अपने मित्रों को जानती हूँ जो हाई स्कूल में 1 साल फेल हुए, इंटर 2nd डिवीज़न पास हुए, बाद में जैसे तैसे एडमिशन मिला, अभी वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर या IAS हैं। और मेरा एक क्लासमेट जज है, अगर वो अभी सुन लेगा तो मेरा गला दबा देगा। उसका BA में 52% था, मेरा 62% था। वो जज है, मैं घर संभालती हूँ। तो ये अभ्यास का परिणाम है। हमने अपनी प्रतिभा को खाली वाह वाह किया, कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी सही दिशा में प्रयास नहीं किया। और बाकी जो लोग प्रतिभा नहीं भी है, वो रोज़ 10 घंटा 12 घंटा पढ़कर एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म भर रहे, एग्ज़ाम दिए, तो वो कहीं ना कहीं उसका परिणाम देखने को मिलता है।
तो अभ्यास के महत्व को मना नहीं किया जा सकता। इस तरह से जो है अभ्यास में भी समाधि की ज़रूरत होती है। चित्त की एकाग्रता से ही अभ्यास में तेज पैदा होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे आप कि एक दिन में 25 कविताएं लिख देना अभ्यास नहीं होता। दंडी एक स्तर पर सही है कि निरंतर अभ्यास से वाग्देवी प्रसन्न होती हैं, लेकिन और कहा भी है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, लेकिन एक दिन में 25 कविताएं लिखना अभ्यास नहीं है, ये हमें समझना होगा। ये हम समझ गए। चित्त की एकाग्रता के बिना अभ्यास नहीं। केवल बैठे हो मन कहीं और लगा है तो उसे अभ्यास नहीं आएगा। चित्त की एकाग्रता जरूरी होती है, समाधि जरूरी होती है अभ्यास में। निरंतरता ही तप है। ठीक है, निरंतरता, निरंतर अभ्यास ही तपस्या है। और वहीं से अति की रगड़ करे जो कोई अग्नि प्रकट चंदन ते होई। तो इस तरह से अभ्यास का महत्व तो बहुत अधिक है, जीवन में भी काव्य में भी। अब हम देखते हैं भावइत्री प्रतिभा का महत्व। भावइत्री प्रतिभा जो सहृदय भावक पाठक समीक्षक से संबंधित है। कार्यइत्री प्रतिभा तो काव्य निर्माण और कवि से संबंधित है। भावइत्री प्रतिभा भावक प्रमाता सहृदय के आस्वादन शक्ति से संबंधित है। राजशेखर कहते हैं भावक जो है के कारण, भावक मतलब समीक्षक या काव्य को सुनने वाला श्रोता, पढ़ने वाला पाठक, ये केवल सिलेबस में है इसलिए पढ़ना नहीं, दिल से पढ़ना। तो भावक के कारण ही कवि का व्यापार तरु, कवि कर्म सफल होता है। कवि के कर्म को सफलता समीक्षक या आस्वादक या योग्य पाठक से ही मिलती है, नहीं तो एकांगी बन के रह जाएगा काव्य। भावक में भी वो प्रतिभा होनी चाहिए जो कवि की प्रतिभा तत्व से अंतर्निहित है, तभी तादात्म्य हो पाएगा। जो कवि का मर्म है और भावक का मर्म है, श्रोता का मर्म, एकाकार हो जाएगा। कैसे पिक्चर देखते समय उधर हीरोइन रो रही है, उधर दर्शक रो रहे हैं। या हमने एक जयशंकर प्रसाद की कहानी है छोटा जादूगर। छोटा जादूगर पहले हंसाते हुए इधर उधर ड्रामा दिखाता है और बाद में भूख से वो तमाशा करता है, उसकी माँ मर जाती है, पेट की भूख। अब वो बच्चा है और उसके मर्म को जयशंकर प्रसाद ने कैसे स्पर्शित किया और कैसे हम रोने लग रहे हैं। तो यह जो है भावक की प्रतिभा है। जैसे एक पिक्चर है मेरा नाम जोकर, जो फ्लॉप हुई है, उसे लोग समझ ही नहीं पाए। मुझे बहुत पसंद है, अभी भी देखती हूँ और फिर बस देखते रह जाओ। तो वहाँ जो कवि लेखक नैरेटर का कर्म है, डायरेक्टर निर्देशक का है, और जो हमारा है वह कैसे एकात्म हो गया है। तो ये भावक का भावइत्री प्रतिभा है। कभी कभी देखिए कविता सुन रहे हैं, भीड़ बैठी है, केवल 1 या 2 लोग कविताएं समझते हैं। तो इस तरह से भावइत्री प्रतिभा की उपादेयता है, या कौन कितना समझता है ये भी है। कुछ लोग केवल अभिधा समझते हैं, कुछ लोग लक्षणा व्यंजना समझते हैं, कुछ लोग रसध्वनि तक, गूढ़ व्यंग्य तक पहुंच जाते हैं। तो यह समझने वालों की भी शक्ति का वेरिएशन होता है। तो इस तरह से भावक की प्रतिभा में कवि की प्रतिभा निहित होती है। ये हो गया स्मृति मति प्रज्ञा का महत्व। जैसे कवि के लिए है वैसे ही सहृदय के लिए भी है। ठीक है, उसी तरह से सहृदय जब देखता है तो अपने आप को भूल जाता है, वह भी, उसका भी चित्त एकाग्र हो जाता है, वह भी समाधि में पहुंच जाता है। कविताएं ऐसा बांध लेती हैं, आकर्षित कर देती हैं कि मतलब कवि भी, जो सहृदय भी कवि की स्थिति में पहुंच जाता है। तभी तो ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है काव्य आस्वादन को। तो खैर यहाँ हम इनको जल्दी से समराइज कर देते हैं। अब भावइत्री प्रतिभा परम उपादेय है और यह इसका महत्व जो है सहृदय के लिए है। काव्य आस्वादन प्रक्रिया में काव्य आस्वादन कैसे हो, सहृदय की अवधारणा में जो कवियों ने दिया है, साधारणीकरण कैसे होता है, इस सब में भावइत्री प्रतिभा ही ज़्यादा काम करती है। वो सब अलग रस निष्पत्ति में हम पढ़ा देंगे। और जो है काव्यानंद में जो व्यंग्यार्थ निहित होता है, जो मर्म निहित होता है, वह प्रतिभावान सहृदय ही भोग सकता है। आचार्य मम्मट कहते हैं प्रतिभा जुस शब्द, प्रतिभा जुस शब्द सहृदय का बोधक है आचार्य मम्मट के अनुसार।
और ये प्रसंग हम रसानुभूति में विस्तृत पढ़ लेंगे, और उसके आधार पर वाच्यार्थ तो कोई भी समझ लेगा। पिक्चर चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसका जो मर्म है, वह जो है व्यंग्यार्थ, वह विशिष्ट व्यक्ति कर सकता है। व्यंजना का प्राण जो है वो सब नहीं समझ सकते हैं। कुछ लोग को चुटकुला देर से समझ में आता है। तो इस तरह से होता है। हमारा रस निष्पत्ति पर एक और है व्याख्यान, उसमें भी यह मिल जाएगा, और रसानुभूति प्रक्रिया में हम अलग से इसको बता देंगे। तो काव्यास्वादक से प्रतिभा का जो रिलेशन बनता है वह भावयित्री प्रतिभा। जब हमें अच्छा बहुत लगता है तो हमें वो क्यों अच्छा लग रहा है। मेरी फेवरेट पिक्चर कौन सी है? चलिए मान लिए मैंने कहा मेरा राम जोकर है, द डर्टी पिक्चर है। उसमें कौन सी चीज़ हमें स्पंदित कर रही है? मिस्टर पति पत्नी, वो क्या था, मिस्टर एंड मिसेज अय्यर है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है, 3 इडियट है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो स्पंदित करती हैं, क्यों हमें अच्छी लगती है, ये भावयित्री प्रतिभा है। ठीक है। अब व्यंजना को ग्रहण करने वाला, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डर्टी पिक्चर को कहते हैं छी बड़ी गंदी है, छी बड़ी गंदी है, तो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसकी जो व्यंजना है, उस व्यंजना की वजह से मैं ब्लैक में टिकट लेकर देखने गई थी, क्योंकि वह व्यंजना लोगों को केवल शब्द और उसकी एक्टिंग, उसके ड्रेसेज और गाने समझ में आते हैं। उसके मर्म तक, व्यंग्यार्थ तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। तो वहाँ भावयित्री प्रतिभा काम करती है। अब ऐसे तो डर्टी पिक्चर के गाने और ड्रेस और लैंग्वेज ऐसी है कि रिक्शे वाले सारे बटोर गए, भीड़ लगी है, लेकिन उसकी जो व्यंजना है, जो मर्म है, गूढ़ व्यंग्य, जो वह उद्देश्य कहना चाह रहा है, अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन स्वीकार कौन करेगा? तो वहाँ तक पहुँचना सबके बस का नहीं है। तो इस तरह से संस्कारी पाठक या संस्कारी दर्शक होना चाहिए, जिसे दृष्टा भाव से जो देखे। गाना चल रहा है उलाला उलाला, वहाँ हम भोगता नहीं हैं कि हम हा 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 हंस रहे हैं, आह क्या गाना है। हम वहाँ दृष्टा भाव से हैं कि ये लड़की यहाँ ऐसे अभिनय कर रही है, इसकी परिणति क्या होगी। अभिनय में इसको वाहवाही मिल रही है, और लेकिन इसकी परिणति क्या होगी? व्हाट्स द रियलिटी, रियल फेज ऑफ लाइफ दैट सिल्क स्मिथ एक हीरोइन की कहानी है। तो वहाँ से भावयित्री प्रतिभा आपकी जनरेट होती है। मुझे अपनी तारीफ़ करना बहुत पसंद है, मौका पाते ही कर लेती हूँ। उसके लिए वैसा ही दर्शक और पाठक होना चाहिए, नहीं तो डर्टी पिक्चर छी छी ऐसे लोग करते हैं। मुझे बहुत पसंद है, 2 ही 3 बार देखी है, लेकिन पसंद है। उसी तरह से हम देखते हैं कि वैयाकरणों को काव्य जहाँ चलता है, काव्यार्थ बोध में से बाहर कर दिया जाता है। अब ये देखिए कि कभी मेरे बचपन की बात है, मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे गांव के कुछ मज़दूर छत पे सोते थे। तो वो लोग एक बार पिक्चर देखने गए थे, और यही मेरा नाम जोकर देखे, और उन लोग को यही कहा कि तब तो 4 रुपये 5 रुपये टिकट था, कि पैसा बर्बाद हो गया। कुछ समझ में नहीं आई, बीच में रसियन चल रहा था, अंग्रेजी बोल रही थी। तो अब उन लोगों को कहाँ समझ में आएगा। तो ऐसे में जो व्याकरण वाले होते हैं, वैयाकरण, वो केवल प्रकृति प्रत्यय शब्दों का विश्लेषण करते हैं। तो इसलिए काव्य जहाँ चल रहा होता है, वहाँ से वैयाकरणों को बाहर भगा दिया जाता है। ऐसा नियम था पहले कि वो बहुत बेकार आरसिक होते हैं, विदग्ध नहीं होते, वह ध्वनि को नहीं समझ पाते। तो वैयाकरणों को अनधिकारी कहा गया है, काव्य के अनधिकारी हैं, और शब्द के व्यंजक व्यापार को, ध्वनि को नहीं समझ सकते, वे विदग्ध नहीं हैं। विशिष्ट रूप से दग्ध होना चाहिए सहृदय को, दर्शक को, पाठक को। ठीक है। अब यहाँ तक हम पढ़ते हैं कि व्यंजना का प्राण वही है जो प्रतिभा का सहकारित्व और काव्यास्वादक। तो यहाँ दर्शक, श्रोता, सहृदय और कवि के मर्म की एकाकारता बोधित है। अब हम देखते हैं भारतीय काव्य चिंतन में प्रतिभा की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। नूतन सृजन की क्षमता। ज़्यादातर कहानियाँ कथाएँ रामायण, महाभारत या भागवत से ली जाती हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण में, कथानक में, कथा गढ़ने में नूतन सृजन की क्षमता होनी चाहिए। अभिनव गुप्त का प्रतिभा नव नवोन्मेष शालिनी।
उसके प्रज्ञा, इस तरह से हमने प्रतिभा को अवर्णनीय वस्तु को जब वर्णित कर दे, अपूर्व वस्तु को जब वर्णित कर दे नए रूप में, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम पढ़ चुके प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, कार्य इत्री प्रतिभा को व्यापक पढ़े, भाव इत्री प्रतिभा को भी पढ़े हैं, लेकिन भाव इत्री प्रतिभा को हम रसानुभूति की प्रक्रिया में फिर से पढ़ेंगे। तो आज काव्य हेतु के भारतीय विचार हो गए, कल पाश्चात्य विचार पढ़ेंगे, वहीं प्लेटो से लेके इधर तक के पूरे वर्ड्सवर्थ, कीट्स जितना ले पाएंगे। उसके बाद हम हिंदी के आचार्यों के काव्य हेतु विषयक विचार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा, और कितने लोग हैं जो पहले दिन से पूरा क्रम से सुनते आ रहे हैं, वो अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं, उससे हमें उत्साह मिलता है। मेरे पास एकदम टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर ये लगेगा कि 2-4 भी सीरियस हैं तो हमें उत्साह रहेगा। अनावश्यक बैठ के बोलने से फ़ायदा नहीं है ना, हम तो खुद भी अकेले भी पढ़ सकते हैं। तो आप सभी अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। किसने सारे सुन लिए, अगर कोई कमियां दिखती हैं, बहुत सारी कमियां हैं वैसे, तो उसे भी निसंकोच लिखें, मुझे सबसे ज़्यादा सीखने की अभी ज़रूरत है, ठीक है। तो आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।